ऐसे बॉयज में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एक ऐसा पोर्शन होता है जो मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब में फंस जाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से रहेगी इसकी चर्चा अपन सबसे ज्यादा चलेंगे। एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ सारी चीजों के बारे में, जिससे कि और अच्छे तरीके से अपन पढ़ सकेंगे। वॉइस वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहला रूल होता है एक्टिव को सब एक्टिव से जब पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। अगर मॉडल वर्ब है तो उसके साथ में बी लगेगा, और मॉडल वर्ब के साथ में अगर हैव है तो बीन का यूज करते हैं। अगर एक्टिव का टेंस इज एम आर वॉज वर्ब में दिया हो तो पैसिव इज एम आर वॉज वर्ब में ही बनता है। साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा क्योंकि स्पेशल केस होता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चाहे एक्टिव में थर्ड फॉर्म आए तो भी थर्ड फॉर्म लगेगी, और चाहे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आ जाए तो भी थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जो सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। तो कुल मिलाकर ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। यानी आई का मी का आई होगा, वी का अस तो अस का वी होगा, यू का यू रहता है, यू का यू रहेगा। ठीक है, इसके बाद दे का देम तो देम का दे रहेगा, ही का हिम तो हिम का ही रहेगा, सी का हर तो हर का सी रहेगा, इट का इट और नेम का नेम रहता है, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। तो आज आपका स्वागत है पैसिव वॉइस की सीरीज डे 6 में, जहां अपन समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, चलिए इसके बाद में थोड़ा सा अपन रिव्यू और करते हैं टेंस को लेकर। सबसे पहले एक्टिव और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पैसिव। अगर एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस डू और डज में हो तो पैसिव बनेगा इज एम आर में। और अगर एक्टिव का टेंस खुद इज एम आर में है तो पैसिव इज एम आर में ही बनता है। साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। एक्टिव का टेंस अगर हैज और हैव में है तो पैसिव हैज बीन और हैव बीन में बनाते हैं। और अगर एक्टिव का टेंस हैज बीन और हैव बीन में है तो ये क्या रहता है? नो चेंज। ये रहेगा नो चेंज। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का वॉज वर्ब बनेगा, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगेगा, हेड का हेड बीन, और हेड बीन जो रहता है वो रहेगा नो चेंज। इसके बाद बिल और सेल का बिल बी और सेल बी, बिल बी और सेल बी का नो चेंज रहेगा, यहाँ पर ये नो चेंज है। बिल एप सेल एप का बिल एप बिन सेल एप बिन, और बिल एप बिन सेल एप बिन का यहाँ पर रहता है नो चेंज। तो कुल मिलाकर ये सभी सेंटेंस इस तरीके से चेंज करना। आपको समझना क्या है? आपको ये समझना है कि टेंस के आधार पर नहीं जाना। हमने सबसे ज्यादा क्या है, हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा जो अटकी पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है टेंस की वजह से। और टेंस को ही लेकर हम हमेशा चलते हुए आए, जिसमें हम सीखते क्या है? बेसिक वो जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, नहाता है, धोता है। अगर इससे फुर्सत मिल जाए तो हम थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी सीख सकते हैं, जो कि हम एसएससी एग्जाम के लिए सीखना चाहते हैं। वो इंग्लिश भी हमें मिल सकती है, या अदर एग्जाम के लिए भी, जैसे डिफेंस भी करना चाहते हैं तो वहां पर भी अपन सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अपन जो परेशान है वो केवल इसी वजह से कि सबसे पहले टेंस आना चाहिए। टेंस छोड़िए, टेंस के अंदर क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पकड़िए और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज को समझना, आज के टाइमिंग में इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस से पढ़ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक बच्चा है जो समझता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। दूसरा रटता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। हटाओ ये सारी बातें, इनसे अपन अपना कोई लेना देना नहीं। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पकड़िए और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करिए और हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसके ऑप्शनल क्वेश्चन जाओगे ना, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी हेल्प रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन का अगर मैंने आपसे करने के लिए कहा और उस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट का समय, तो 1 मिनट के समय में आप उस क्वेश्चन को बना भी सकते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट नहीं, केवल 30 सेकेंड में आपको आंसर करना है। तो आप कहोगे कि नहीं सर मैं बना नहीं सकता, मुझे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से ट्रिक चाहिए। मैंने कहा ना, 30 नहीं, कम से कम आपके पास 15 सेकेंड का समय है और आपको 15 सेकेंड में इसका आंसर देना है। तो आप अपने आप को और ज्यादा तेज बनाओगे और ज्यादा अच्छे तरीके से रखोगे। मैंने कहा नहीं, आपको कम से कम 5 से लेकर यानी 10 सेकेंड में, मैंने आपसे कहा कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। तो आप अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर बनाओगे। मैंने कहा ये नहीं, कम से कम आपको, मेरा मतलब ये है कि कम से कम 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच में आपका आंसर आना चाहिए।
तो अब लगेगा कि हाँ अपन एक अच्छे स्तर पर पहुंच रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको 1 मिनट में लाना है तो आप बना भी सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होता, हमारे पास ऑप्शन मिलता है, आंसर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां केवल और केवल आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको लगना चाहिए। अब 5 से लेकर 10 सेकंड का यूज अगर अपन करेंगे तो इसमें क्या है, इतनी इंग्लिश हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं है। दूसरी बात, हम ग्रामीण सेक्शन से आते हैं। तीसरी बात, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। चौथी बात, हम डरे हुए हैं। और पांचवी बात, हमको इंग्लिश आती नहीं। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन ये जिंदगी भर चलते रहेंगे, अगर आप सीखना नहीं चाहोगे तो ये जिंदगी भर हमेशा चलती रहेगी। इससे दूर हटो। अब चीजों को समझना है तो दूसरे तरीके से समझो कि हम टेंस को छोड़ेंगे, डायरेक्ट पकड़ेंगे। टेंस को छोड़ेंगे, डायरेक्ट पकड़ेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब फिलहाल बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है। तो अगर हेल्पिंग एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। आप जरूरत पड़े तो बिंग का यूज करो, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय और ऑब्जेक्ट, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे हो गई, बाद बाकी सारी चीजें वहीं के वहीं। अब आता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर 99% तक स्टूडेंट फंसेगा। केवल 1% स्टूडेंट ऐसा होता है जो इस चीज को समझता है। आप कहोगे सिर्फ 1%, नहीं, मेरा मतलब ये है, आप मेरी बात को अच्छे से समझना। बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे जो कर तो लेते हैं लेकिन गलत कर ले जाते। अब गलत जो कर ले जाते उसको मैं किस में जोड़ूं? तो मैंने कहा कि चलो 99 नहीं तो 90% अपन मान लेते हैं। जब क्वेश्चन आप कर रहे हो लेकिन वो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार हम तो सही कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वो गलत जा रहा है, तो उसको गलत में ही तो मानेंगे। तो इसीलिए सारी चीजों को एक साथ अपन ने अलग कर दिया। अब समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हेल्पिंग वर्ब लिखा मैंने इज के साथ अगर मैंने ही ऐड किया तो ये क्या बनेगा? इज ही बनेगा। इसके बाद अगर मैंने यहां पर लिखा, ये लिखा मैंने वॉज और ये मैंने कहा सी, तो आप क्या लिखोगे? वॉज और ये लिखा अपन ने सी। इसके बाद अगर अपन ने यहां पर लिखा हैज और ये लिखा हैज और ही, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? हैज और ये ही। इसके बाद अगर मैंने यहां पर आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है बिल और प्लस ये लिखा सी, तो आप क्या लिखोगे? बिल और ये लिखा अपन ने सी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। अब यहां अपन देखेंगे यहां पर ये कैसे है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब। सिंगल हेल्पिंग वर्ब, अकेला इज है, इज के साथ में ही जोड़ोगे तो इज ही हो जाएगा। अकेला वॉज है, वॉज के साथ में सी जोड़ोगे तो वॉज सी हो जाएगा। हैज के साथ में ही जोड़ोगे हैज ही हो जाएगा। और बिल के साथ सी जोड़ोगे तो बिल सी हो जाएगा। सिंपल। अब आ जाएंगे अपन इसी ट्रैक पे, बिल्कुल सेम ट्रैक पे। जैसे मैंने यहां पर लिखा इज और ये मैंने लिखा बीइंग और ये लिखा ही। अब इसको लिखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? इज बीइंग और ये अपन ने लिखा ही। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इसको ऐड किया ना अपन ने, जैसे इसको बना वैसे इसको बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद आप गए अगले पे कि नहीं सर मैं तो वॉच के साथ में बीइंग लगाना चाहता हूं, तो ये लिखा अपन ने वॉज और बीइंग और साथ में क्या आ गया? सी। तो आप क्या लिखोगे? वॉज और इसके बाद में ये लिखा अपन ने बीइंग, वॉज और ये लिखा अपन ने बीइंग, ठीक है। और ये आ गया अपना सी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में फिर अपन ने तीसरा ले लिया, यहां पर क्या लिखा था? हैज, तो ये जोड़ दिया अपन ने हैज और ये बीन और ये लिखा अपन ने ही। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे अपन? हैज बीन और ये लिख दिया अपन ने ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में एक और बचा हुआ है, ये लिखा अपन ने बिल। बिल के साथ में अपन बी जोड़ेंगे और सब्जेक्ट क्या लिखा? सी। तो ये लिखा बिल बी और सी, तो इसको क्या बना दोगे आप? बिल बी और सी, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। सही है कि नहीं? और यही तरीका अपना चलता है। अब बड़े प्यार से और इत्मीनान से इस चीज को समझना कि ये चीज क्या है? गलत है।
ये चीज गलत मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इंटरोगेटिव समझ में तो आ जाता है लेकिन फंसते तो आप यहीं पर ही हो। जो चीज हमको फंसा रही है अगर वही चीज बार बार गलत हो रही है तो फिर क्या सीखे हम। तो ये सब बेकार है। आमतौर पर हम समझते क्या है कि सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने सब्जेक्ट जोड़ा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया। फिर अपन ने लिखा वॉज सी तो वॉज सी लिख दिया। फिर अपन ने लिखा हैज ही तो हैज ही लिख दिया। फिर अपन ने लिखा बिल सी और बिल भी हो गया, बिल सी हो गया। वैसे ही अपन को लगा कि इज बीइंग के साथ में अगर अपन ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा इज बीइंग ही। यहाँ पर वॉज बीइंग सी जोड़ा तो ये हो जाएगा वॉज बीइंग सी। यहाँ पर लिखा अपन हैज बीन ही तो ये हो जाएगा हैज बीन ही। और यहाँ पर लिखा बिल बी सी तो ये हो गया बिल बी सी। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये बिल्कुल सही है लेकिन जैसे ही डबल हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो ये तरीका कैसा हो जाता है, गलत। आपको समझना क्या है इस बात पर ध्यान देना। आपको कभी भी अगर डबल हेल्पिंग वर्ब मिले, कभी भी डबल हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट उनके बीच में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इज और ये मैंने लिखा बीइंग, इज बीइंग और ये ही। अब इसको ऐड करना है तो ये क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट और ये क्या हो गया हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कितनी, दो, एक इज और बीइंग। तो इज बीइंग के बीच में आएगा ही। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इज ही और ये अपन ने लिखा बी। ये लिखा क्वेश्चन मार्क। ये तरीका बिल्कुल सही है। 99.9% तक स्टूडेंट यही फंसता है और कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ये चीज सीखी नहीं जा सकती, सीखी जा तरीक एक्चुअल में होता क्या, इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हम उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे मैथ की कैलकुलेशन है, कोई बहुत इजी समझा देता है मैथ की कैलकुलेशन और कोई कोई इतने टफ कर ले जाता है कि जहां लगता है यार कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये होता है, कई सारी चीजें होती हैं। जब मैं भी अपने एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ता था तो हमको जो मैथ पढ़ाने के लिए आते थे वो गोल्ड मेडल, ऐसा कहते थे स्कूल में कि गोल्ड मेडलिस्ट थे। लेकिन उनका पढ़ाया हुआ मैथ जो था वो कभी जीवन में हमें समझ में नहीं, कभी नहीं आया। एक सर वहीं पर दूसरे सेक्शन में एक सर और थे, बड़ा प्यारा समझाते थे, इतना प्यारा समझाते थे। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत कमजोर बच्चा भी उनका मैथ को समझ लेता था। और एक टीचर हमारे जो क्लास टीचर थे वो मैथ ऐसा समझाते थे कि एक अच्छा खासा स्टूडेंट भी समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया, अगर मान के चलो टीचर पढ़ा रहा है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया और समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, तो फिर सिर खुजाते रहो, फिर वो समझ में आने वाला नहीं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखा भी। तो मेरा वही कहना है, कोई कोई कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है, कोई कोई कैलकुलेशन को इतना हार्ड कर देता है कि क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर देता है। तो कई बार इस कैलकुलेशन की वजह से भी हमको लगता है कि मैथ यार बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन अगर अच्छे से सीखोगे सीखना आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अदर टीचर को भी ट्राई करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई अच्छी चीज मिलती है। इसके बाद में अगर अपन ने लिखा, ये लिखा मैंने हैज और ये लिखा बीन। हैज बीन के साथ अगर मैं सी लिखूंगा तो सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिख दो। ये लिखा हैज और हैज के बाद में यहाँ पर हो गया सी और फिर यहाँ पर ये हो गया बीन। ठीक है। अब अपन देखेंगे ये दोनों क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब और बीच में क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, नोट डन। ये आपके लिए क्या हो गया, 100% डन। ठीक है, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ये बन गया आपके लिए। बिल्कुल इसी एक्यूरेसी से चल रहा है कि अगर सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो आपका सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट तुरंत आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट हमेशा बीच में रहेगा। इस बात का बस विशेष करके ध्यान रखना, बात बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग नोट डाउन करना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है बिल ही और हैव रिटन अ लेटर। तो यहां अपन देखेंगे ये दोनों हमारे लिए क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट और रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ए लेटर हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस दिया है इसको स्ट्रक्चर जैसा का है, बस वैसा करते चलो। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखो। यहाँ पर ए लेटर है तो ये अपन ने लिखा ए लेटर। ठीक है, और ही का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। इतना आ गया। अगला रूल कहता है नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में आपको क्या मिल रहा है, बिल और ये हैव। ठीक है, तो पैसिव में ये क्या बनेगा, विल, हैव और ये बीन। ठीक है,
डबल हेल्पिंग वर्ब है तो विल और हैव बीन अलग हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, विल ए लेटर, और ये लिखा हैव बीन। ठीक, ये दोनों हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। यहां तक आ गए। अगला रूल कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रिटर्न ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिटर्न का रिटर्न। इसके बाद में बींग लगेंगे, बींग लगाएंगे क्या, नहीं, जो एक्टिव इज एम आर वॉज वर्ब में नहीं आया तो बींग नहीं लगेगा। इसके बाद बाय, और बाय के बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में ये रहा क्वेश्चन मार्क। ये बन गया अपना आंसर। कोई दिक्कत बताइए, आंसर आया समझ में? ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बाद बाकी और भी कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। ठीक है, ये आ गया आर। अब यहां समझना, एक्टिव का टेंस अगर इज एम आर में हो तो हमें अच्छे से पता है कि पैसिव किस में बनेगा, इज एम और आर, इज एम आर प्लस बिंग। ठीक है, जहां पर भी लगेगा क्या लगेगा, बिंग लगेगा। अभी इसमें से अपन एक काम करते हैं, नॉट हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। नॉट के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूंगा, पहले एक तरीके से चलते अपन। नॉट हटा दिया। अब यहाँ पर आर यू रिवाइजिंग योर लेसन्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये आर है तो यहाँ पर योर लेसन्स को पहले लिखोगे तो ये हो गया योर, और ये लिखा अपन है लेसन्स। ठीक है, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करोगे, आर का। तो आर योर लेसन्स, और इसके बाद में लिखोगे बीइंग। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या हो गई हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने कहा नोट को क्यों हटा दिया, तो नोट को मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर नोट को कहाँ रखेंगे, इसलिए मैंने अलग रख दिया। पहले आप क्वेश्चन को समझना, फिर मैं नोट का भी अभी हाल के हल बना दूंगा। योर आर योर लेसन्स बीइंग, और रिवाइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिवाइज्ड, इसके बाद में बाय, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, बन गया कि नहीं बना, आर योर लेसन्स बीइंग रिवाइज्ड बाय यू। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि सर नोट रख देते तो कोई फर्क था क्या, नहीं, ये सेंटेंस लिखा आर यू और ये नोट, फिर अपन ने लिखा रिवाइजिंग योर, और ये अपन ने लिखा लेसन्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये लिखा अपन ने आर योर, और ये लिखा लेसन्स, इसके बाद बीइंग, और ये आ गया नॉट। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, तो और कोई इशू नहीं था। मैं चाहता था कि सिंपल सेंटेंस को पहले समझाऊं फिर नेगेटिव को समझा दो, इसलिए मैंने वहां से नॉट हटा दिया था। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड बाय, और बाय के बाद लास्ट में आ जाएगा यू। एक्चुअल मेरा आपसे कहना ये है कि चीज बहुत से वही रूल्स कोई भी हो, इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। अगर इजी से इजी क्वेश्चन को अगर आप टफ समझ लोगे या टफ तरीके से समझ लोगे तो वो आपको लगेगा अगर बहुत टफ है, और टफ से टफ क्वेश्चन को अगर आप इजी से इजी तरीके से समझोगे तो आपको लगेगा कि यार इंग्लिश तो बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे से। आज तक तो हम ये मानकर आ रहे थे कि यार इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं है, तो ये लगता है, लेकिन बहुत ईजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये मतलब था मेरा। अगला क्वेश्चन, हैज द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर। अब अपन नोट नहीं हटाएंगे, नोट से बना देंगे। हैज आ गया ना, तो अब आपको यहां पर अगर हैज मिल रहा है तो आप एक चीज को देखना कि अगर एक्टिव का टेंस हैज और हैव है तो पता है पैसिव किस में बनेगा, हैज बीन में या हैव बीन में। और हैज बीन या हैव बीन में बनेगा, कितनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दो, तो दो के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, इनके बीच में। द लेटर लिखा है, द लेटर को पहले लेके आओगे तो ये लिखा अपन है हैज द लेटर, और ये लिखा अपन ने बीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। इसके बाद नोट दिया, नोट को नोट लिख दो। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी डिलीवर्ड ही है, और इसके बाद लिखा बाय, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन, और पोस्टमैन के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। हैज द लेटर बी नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, सिंपल सा क्वेश्चन था।
अब एक चीज मान के चलिए कि अगर यहाँ पर लेटर की जगह लेटर्स होता तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके हमारा सब्जेक्ट बनता है। यहाँ जो लेटर्स लिखा है वो एक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे लेकर आएंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब हैज लिखी है वो इस पोस्टमैन की वजह से लिखी है, लेकिन जैसे ही लेटर्स आगे आ जाएगा, अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लेटर्स की वजह से आएगी। तो लेटर्स कैसा हो गया हमारे लिए, प्लूरल। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, हैव, और ये आ जाएगा बीन। ये दोनों क्या हो गई हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे लिए किसका काम कर गया, सब्जेक्ट का। और नॉट लगाने की जरूरत है तो लगा दो, नहीं हो तो मत लगा, कोई दिक्कत है। थर्ड फॉर्म लिखा अपन ने डिलीवर्ड, ठीक है, और इसके बाद ये लिखा बाय द, और ये आ गया पोस्ट मैन, एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क, देन द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। डिड ही बाय दैट हाउस, ये क्वेश्चन अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये हो गया हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड में क्वेश्चन आता है तो आप किस में बनाओगे उसको, वॉज या वर में बना दो। दैट हाउस है तो हाउस के साथ में किसका प्रयोग करोगे, वॉज दैट, और यहाँ पर अपन ने लिखा हाउस, बिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। वॉज दैट हाउस, और थर्ड फॉर्म अपन लिखेंगे बॉट, और इसके बाद बाय के बाद ही का हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया, सिंपल सा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, डज ही लाइक द बेडशीट, किसमें, इस बात को देखते हैं। अब अपन क्वेश्चन है डज में, तो अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसके अलावा डू, और ये अपन ने लिखा डज, अगर सेंटेंस इसमें दिया है तो ये सेंटेंस बनेगा इज एम आर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेडशीट, तो ये सिंगुलर है, तो ये लिखा इज द बेड शीट, बिंग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये डू डज में, अगर ये इज एम आर में होता तो बिंग लगता। इज द बेड शीट, और ये लाइक का थर्ड फॉर्म हो गया लाइक्ड, और इसके बाद में बाय, और बाय के बाद फिर अपन लिखेंगे हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब आ गया अपना ऑप्शनल क्वेश्चन। पहले मैंने आपको तरीका समझा है, फिर कुछ क्वेश्चन करके भी बताए, फिर इसके बाद आ गए अपन ऑप्शनल। अब क्या होता है ऑप्शन क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी करो तो उनको, उन क्वेश्चन को कब हमारे एग्जाम में बनाने के लिए तो नहीं आएगा, पर टॉपिक हमें फिर भी सीखना पड़ता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हमेशा ऑप्शनल आएगा। अब ऑप्शनल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शनल जब भी करोगे, देखो एक तो होता है मेहनत करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना। हमने सुना भी हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, करते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ में आपको स्मार्टनेस भी लाना चाहिए। हर समय हम सिर्फ हार्ड वर्क करते रहे, हार्ड वर्क सुनते सुनते रहे, कानों में बस हमारे एक ही चीज गूंजती रहती है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हमको लेकर चलना है कि हम स्मार्टनेस को भी उतना ही यूज करें। अगर स्मार्टनेस को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट हार्डवर्क हमें अच्छा बनाएगी, स्मार्टनेस हमें आगे निकालेगी, इस बात का ध्यान रखो। हमें दो चीजें करना है, हमें एग्जाम भी देना है, और एग्जाम देने से हम फेल होंगे पास होंगे, हमें एग्जाम भी देना और पास भी होना है। तो हार्डवर्क हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा और स्मार्टनेस पास होने के लिए प्रिपेयर करेगा। क्योंकि आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई बहुत ब्रिलियंट है, कोई आप जैसा ही है, कोई आपसे भी गए गुजरा है, तो क्या करोगे, तो समान, यहाँ पर असमानताएं बहुत है, ठीक है। अब कोई आपसे कमजोर है, आप उससे ज्यादा थोड़ा अच्छी इंग्लिश आती है तो आप जल्दी कर ले जाओगे। कोई बच्चा ऐसा है जो देखते ही हम आंसर कर रहा है, तो आपको वहां तक पहुंचना है कि देखते ही हम आंसर आ जाए। जब देखते ही हम आंसर आ जाए, जिसको देखते ही आंसर आ रहा होगा विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स में अगर उसका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो हार्ड वर्क नहीं करता होगा, क्या करता होगा, लेकिन हार्ड वर्क करते करते आज वो इतने सक्सेस, मतलब इतने टर्म तक पहुंच गया है, या अपन कह सकते
सकते कि इतना आगे निकल गया है कि उसको देखते ही कि हम आंसर बनना है, तो हार्ड वर्क के साथ में उसने स्मार्टनेस को भी चुन लिया। अब हार्ड वर्क क्या है कि एक तो ये होगा कि इस क्वेश्चन को पहले अपन बनाए, पहले अपन इस क्वेश्चन को बनाए, ये तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ये हो गई सिंपल लाइफ। अब सिंपल लाइफ क्या हो गई कि विल यू सेल द कार, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले अपन बनाए और बनाने के बाद में फिर अपन इन चारों ऑप्शन में मैच करें और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल लाइफ। एक होती है मेंटोस वाली लाइफ। मेंटोस वाली क्या है, मेंटोस मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। तो अब वही चीज करना है कि मेंटोस खाना है, दिमाग की बत्ती जलाना है। तो यहाँ अपन सबसे पहले पकड़ेंगे बिल। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, ये लिखा हुआ है बिल। अब अपन को अच्छे से पता है कि एक्टिव में अगर बिल है तो ये किस में बनेगा, बिल भी और सेल भी। अब देखो, जो सबसे पहले मैंने आपको समझाई थी वही चीज आगे आ रही है कि नहीं आ रही, इसीलिए मैंने कहा था टेंस। अब जिंदगी हमारी सबसे ज्यादा जो बर्बाद करी है वो टेंस ने करी है। ता है, ती है, ते, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इन्हीं चीजों ने हमारी जिंदगी बर्बाद करी और इसीलिए हमें इंग्लिश नहीं आ पाई है। मैंने अभी तक उसका यूज ही नहीं किया। मैंने सीधा लिखा बिल है तो बिल का बिल भी और सेल भी है। चार ऑप्शन में हमको क्या पकड़ना है, बिल भी और सेल भी में से एक ऑप्शन लेना है। दाकार है तो दाकार के साथ में बिल भी आएगा। आप देखो, ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो कार से स्टार्ट नहीं होगा, यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, हमारे पास बचे दो ऑप्शन, विल द कार बी और ये सोल्ड। सोल्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल यू, यू तो यहाँ पर बाद में जाएगा तो ये भी हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। हो गया कि नहीं हो गया। बस यही अप्रोच आपको लेकर चलना है। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को आपको करना होता तो कितनी देर में कर पाओगे, मैं आपसे कम समय लूंगा। मैंने कहा ना, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्टनेस भी होना चाहिए। हार्ड वर्क इक्वल है, हार्डवर्क इक्वल है आपके स्मार्ट वर्क के, और दोनों की अगर अपन बात करेंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस, ठीक है। दोनों चीजों का यूज करो। बिल है, बिल भी पे जाऊंगा, तो यहाँ पर दकार है, ये हट गया, ये बिल भी है लेकिन यू बाद में जाएगा तो ये हट गया। दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू लास्ट में जाएगा तो ये भी हट गया, आंसर बचा मेरा ये वाला, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगला लिखा है डिड सिद्धार्थ बाय द कार। एक तरीका वही नॉर्मल लाइफ के मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, और दूसरा तरीका मेरा ये है कि अगर ये डिड में दिया हुआ है तो मैं इसको सिंपल किस में चेंज कर दूंगा, वॉज और वर में। तो मैं देखूंगा वॉज वर कहाँ है। ये तो बाइक है तो वॉज, इसमें वॉज नहीं है, ठीक है। ये वॉज द बाइक बीइंग, बीइंग नहीं लगेगा, सिर्फ वॉज चाहिए अपन को, तो यहाँ पर ये हट गया, ये पहले ही हट गया था, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल, ठीक है। बस यही चीज पकड़ना है। अब लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन लिखा है कुड यू शेयर योर कार कीज। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ क्या आ गया, कुड, और कुड हमारे लिए क्या होता है, मॉडल वर्ब। तो कुड के साथ में किसका प्रयोग करोगे आप, केवल और केवल बी का। तो यहाँ जो मैंने लिख दिया है ये आ गया, इसको हटाओ, ये कुड का यूज किस में हो जाएगा, कुड बी में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने एसएससी दोस्तों, एसएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ग्रामीण सेक्शन के बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है और डिफिकल्ट लगता है, तो वो भी सीख सकते हैं। इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट होता है, बस सीखने की आपको जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इसी की तरह लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, और क्वेश्चन इंटरोगेटिव बना लिया तो डबल इंटरोगेटिव भी आपको बहुत ईजी से आ जाएगा। बस थोड़े से कुछ पेचीदा चीजें होती है वो भी मैं आपको इजिली समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां मैं आपको डबल इंटरोगेटिव समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपको डाउट लगता है उसका कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।